पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 546 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,927 की सतह पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर यह है कि आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को एशिया में सबसे उभरती हुई मंडी करार दे दिया है। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी पर तहकीक करने वाले अमरीकी इदारे मार्केट करंट वेल्थ नेट की तरफ से दुनिया की स्टॉक मार्केटों से मुतालिक एक ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एशिया में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट करार दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में 38% से ज्यादा का इजाफा देखने में आया है, जो किसी भी दूसरे एशियाई मुल्क में नहीं देखा गया। इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बताया कि मुल्क की स्टॉक मार्केट को 2020 की एशिया में बेहतरीन और दुनिया में चौथे नंबर पर बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट का एजाज हासिल हुआ है। इंडेक्स में मुसलसल इजाफे और सरमायाकारी मिलने वाले बुलंद मुनाफे को इसकी कारकर्दगी की वजह जो है वो करार दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक अगस्त के दौरान मुल्की बरामदात में 19.5% कमी रिकॉर्ड की गई है। बताया गया है कि इस कमी की वजह मानसून की गैर मुतवक्की बारिशें और सैलाबी सूरत हाल है। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि इस मुश्किल सूरत हाल में भी बरामदात को हौसला अफजा करार दिया गया है। जबकि महंगाई का तस्करा किया जाए तो पाकिस्तान के इदारा शुमारियात की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह जुलाई की 9.3% से कम होकर अगस्त के महीने में 8.2% पर आ गई है। मुसलसल चौथे महीने महंगाई में कमी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन बाजारों में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया जहां सस्ती हुई हैं, वहीं कुछ जरूरी आइटम्स की कीमतों में इजाफा भी हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त में चीनी की कीमत में 13.53%, गंदम की कीमत में 11.95% इजाफा, जबकि गंदम जो आटा है वो 5.44% महंगा हुआ है। यही नहीं बल्कि प्याज को देखा जाए, क्योंकि ये प्याज भी एक ऐसी आइटम है जो रोज खाने में हर घर में इस्तेमाल होती है, उसमें भी 10.4% इजाफा हुआ है। आलू 5.85%, ताजा दूध 4.89% तक महंगा हुआ, जबकि शहरी इलाकों में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 36.45% तक कमी हुई है। इसके अलावा टमाटर 31.83% और ताजा फल जो है वो 23.15% सस्ते हुए हैं। यही नहीं बल्कि मूंग की दाल 6.5%, सब्जियां 2.78% और मछली जो है वो 1.87% सस्ती हुई है। इसके साथ साथ वेजिटेबल घी की कीमत में 0.86%, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 0.59% कमी देखने में आई है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जिस पुरएतमाद तरीके से मईशत में बेहतरी की खबरें सुनाई जा रही हैं, अवाम तक उस कदर इत्मीनान बख्श असरात मुंतकिल अब तक नहीं हो सके हैं। इशारे तो बहुत बड़े पॉजिटिव किस्म के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका फायदा जो है वो आवाम को होगा या नहीं होगा, एक बड़ा सवाल है। आज हम ये जानेंगे कि मईशत बहाल हो रही है तो फिर आवाम खुशहाल क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर वाकई मईशत बेहतर हो रही है तो आम आदमी तक की बेहतरी आखिर कब और कैसे मुंतकिल होगी, महंगाई में खातिर कमी कब और कैसे आएगी, खास तौर पर गरीब मजदूर और दिहाड़ीदार लोगों की जिंदगियां कैसे आसान होंगी। इसके साथ साथ बात यह भी करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में कमी को हुकूमत मईशत की बदहाली नहीं समझती, तो अगर इसी तरह से देखा जाए इजाफे को, तो क्या इसको बेहतरी करार वाकई ही दिया जा सकता है। बिल्कुल इन्हीं तमाम जो इश्यूज हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और ये खबर मैं आपको बताती चलूं कि इसलिए अहम है क्योंकि महंगाई एक ऐसा मसला रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान कि जिसके हवाले से ये भी कहा जाता रहा कि ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है जी, इस हुकूमत को जो है वो महंगाई से खतरा है। अगर आवाम के लिए चीजें सस्ती नहीं की जाती हैं और आवाम को सहूलियात नहीं दी जाती हैं तो ये हुकूमत तक जा सकती है। इतना बड़ा मसला पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये रहा है। आपको बताते चले कि इस वक्त इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए
हमारे साथ माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या स्टॉक मार्केट में हिस्सों की जो खरीदो फरोख्त उसमें इजाफा हुआ है और उनमें मिलने वाला जो इजाफा है वो पाकिस्तान की मईशत की बेहतर सूरत हाल की निशानदही क्या करता है, और क्या अब ये कहा जा सकता है कि मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक लफ्ज के कह रहा हूँ कि हमारी माशी अशारिये बेशतर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उससे खराब हैं जो इस हुकूमत को विरसे में मिले थे 18 अगस्त 2020। अच्छा। इसको कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। नंबर एक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर अभी जो आपका सवाल है ये बात सही है कि अगस्त के महीने में हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त बेहतरी आई है। जो जी डॉक्टर साहब के साथ राब्ते में जो है वो मुझे लग रहा है कि कोई मसला आ रहा है। डॉक्टर साहब जो हैं वो बिल्कुल अपना तज्जिया इस हवाले से पेश कर रहे हैं और दोबारा हम राब्ता करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। महंगाई एक ऐसा मसला जिसके हवाले से मैं डॉक्टर साहब से राब्ता करने से पहले भी बात करी थी कि महंगाई एक ऐसा और इतना अहम मसला रहा है कि जिसको बेस करते हुए, जिसको बेस बनाते हुए कहा जाता रहा है कि महंगाई के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खतरा हो सकता है अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दावा था खान साहब का कि अवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा और अवाम को जो है वो इसी सूरत रिलीफ मिल सकता है कि जो रोजमर्रा की आसानियां अगर अवाम के लिए पैदा हो सकें, बिजली सस्ती हो जी, आटा, दूध, चीनी जो कि आम रोजमर्रा की अशियां हैं, अब वो अगर सस्ती हो तो फिर तो अवाम को फायदा है, और अगर अवाम को फायदा होगा तो फिर शायद अवाम को कोई तब्दीली जो है वो नजर आए, क्योंकि तब्दीली का वादा हुआ था और अगर वो वादा नहीं पूरा होता और अवाम को कोई तब्दीली नजर नहीं आती या अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर सूरत हाल जो है अब वो गड़बड़ होने के चांसेस बताए जा रहे थे। बहरहाल अभी जो खबर है वो अपेरेंटली तो एक अच्छी खबर है, लेकिन चूंकि वी आर नॉट एक्सपर्ट इस स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से या इन चीज़ों के हवाले से कि अगर स्टॉक एक्सचेंज से बेहतर खबरें आ रही हैं तो यही हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या मतलब है। अगर स्टॉक एक्सचेंज से बेहतर खबरें आ रही हैं तो क्या उसका कोई असर जो है वो आम आदमी के ऊपर भी पड़ेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आबिद क़य्यूम सलेहरी साहब माहिर मुआशी अमूर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम साहब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आबिद क़य्यूम साहब कि अगर स्टॉक मार्केट के हिस्से की खरीदो फरोख्त में इजाफा होता है, वहां से पॉजिटिव किस्म की खबरें आती हैं, तो एक आम आदमी उसको किस तरह से ले, क्या सोचे, हमें क्या फायदा होने वाला है? वैसे तो जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो उतार चढ़ाव आता है वो बहुत ज्यादा उसका ग्रास रूट रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक अपने उसके डायनामिक्स हैं। चंद ब्रोकर्स हैं जो चाहें तो स्टॉक मार्केट चढ़ा देते हैं, चाहें तो उसको गिरा देते हैं। लेकिन ये कोविड के बाद जो स्टॉक मार्केट में बेहतरी की खबर है, ये थोड़ा सा आपका जो इन्वेस्टर्स का जो है ट्रस्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे, इसकी एक रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान में कोविड के केसेस वो किसी भी वजह से रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उनमें एक रिडक्शन जो है वो देखने में आ रही है। इसी तरीके से हर इंसानी जान कीमती है, लेकिन जो कैजुअलिटीज़ हैं वो भी इस वक्त कम है। तो इन दो चीज़ों की मौजूदगी में अगर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है तो यकीनी तौर पे इस वक्त इसका इन्फ्लुएंस होगा कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी रही है जिसकी वजह से कोविड में रिडक्शन आई है, उस पर एक इंटरेस्ट जो ट्रस्ट है वो उसका ये रिफ्लेक्शन जो है ये बन सकता है। इसका शायद इस तरीके से फर्क नहीं पड़ेगा आम जो है अफराद के दालें सस्ती हो जाएंगी, आटा सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, बिजली के बिल का वो चीज़ें जो है उनकी अपनी डायनामिक्स है। लेकिन ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है इस बात की रिफ्लेक्शन है कि इकोनॉमी पे इस वक्त ट्रस्ट है, और खा वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से वो ट्रस्ट शो किया जा रहा हो, जो कि तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हाल ही में शो किया है, या आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उससे ट्रस्ट शो किया जा रहा हो, तो वो ट्रस्ट आपको नजर आ रहा है इसमें। एशिया के बेहतरीन मार्केट जो है वो करार दिया जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं अगर हमारे साथ, तो पाकिस्तानियों को इससे क्या फायदा होगा अगर एशिया की जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया की बेहतरीन मार्केट है, और अवाम को क्या फायदा है इससे? नहीं, पहले मैं आपसे बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे आपसे बताया कि हमने इंटरेस्ट रेट जो रिड्यूस किए, कोई 500 अरब नुकसान पहुंचाकर वो पैसा डाइवर्ट हो गया। फिर हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एनआरओ दिया, उनसे का काला धन लेकर आए, वो पैसा वहां डाइवर्ट हो गया। फिर कई सौ अरब रुपए के कर्जे डेफर कर दिए बैंकों ने, जो कोरोना है आप पेमेंट करें, वो पैसा आ गया।
تو جب یہاں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھی اور کورونا کا الحمدللہ نقصان ہمارا کم تھا اور حکومت کی پلاننگ تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو مسئلہ تھا وہ تو ہو گیا ختم، تو جو ہے کیونکہ وہ تو بڑھے گا، آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمارا نعرہ تھا کہ 20 سے 3 پر آ گیا وہ بڑھنا شروع ہو گیا، تو وہ اسٹاک ایکسچینج چیز لے کر آئے ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاروں نے جب دیکھا کہ بھارت میں کورونا کی حالت خراب ہے، دوسری جگہ خراب ہے اور یہاں شارٹ ٹرم پروفٹ ہے، اور میں آج بھی دوبارہ بتا دوں آج جو میرا انڈیکس ہے اضافے کے بعد وہی ہے بلکہ اس سے کم ہے جو 18 اگست 2018 کو تھا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ یہ کوئی بڑا اضافہ ہو گیا ہے، یہ ڈاؤن ہوا تھا، اس کو ریکارڈ کیا ہے جس دن عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا اس سے آج بھی نیچے ہے، اور جس دن اپریل 18 میں بجٹ آیا تھا کئی ہزار ارب روپیہ ڈوبا ہے لوگوں کا، میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ یہ ایک آرٹیفیشل ہے جس کا زیادہ فائدہ بیرونی سرمایہ کاروں نے اٹھایا ہے کورونا کی وجہ کیونکہ وہاں نہیں تھا، مگر ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز میں آپ کو دوبارہ بتاؤں 44 روپے کا $1 میں کمی ہوئی ہے اس حکومت کے دور میں، جو کہ بنتا ہے 22 روپے سالانہ، جبکہ اس سے پچھلے 10 برسوں میں تھا جو ہے تقریباً $5.5 پہ سالانہ ہوتا تھا، اب کہ 22 ارب ہو گیا، اور ابھی مارکیٹ میں فگر نہیں آئی ہے۔ ہمارے بیرونی قرضے بڑھ گئے ہیں $18 ارب اس حکومت کے دور میں، یعنی $9 ارب سالانہ، اس سے پچھلے 10 برسوں میں جو تھے وہ $5 ارب تھے سالانہ، تو $5 ارب سے $18 ارب آ گئے کے بعد جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ روپے کی قدر گر گئی۔ بیرونی سرمایہ کاری ایک سال میں $5 ارب آئی تھی، وہ 2 سال میں $2 ارب آئی ہے۔ عوام کے فائدے کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو 4% تھا جو افراط زر پچھلی حکومت کا، اس حکومت کے دور میں جنوری میں 23.8 ہو گیا تھا دیہی علاقوں میں، آج بھی 8.2 ہے، یعنی دگنا ہے اس بیسس سے جو اس حکومت کو تھا۔ تو جب یہ دگنا ہے اور دیہی علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء بڑھ گئی ہیں، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ہمارا انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو کر دیا ہے، یہ چیزیں بہت ہی تباہ کن چیز ہوتی ہے۔ تو سوال یہ کہ کون سا انڈیکیٹر میرا بہتر ہوا ہے، مجھے یہ تو بتا دیا جائے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو گروتھ ریٹ گرا ہے، مہنگائی بڑھی ہے، کون سا انڈیکیٹر ہمارا بہتر ہوا یہ بتا دیجیے۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے تو بالکل اڑا کے رکھ دیا اس رپورٹ کو۔ عابد قیوم سلیری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ وہ پھر کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی وجوہات آخر ہیں کیا؟ کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کی بدولت کاروبار بڑھا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے خود ہی اپنے جواب میں بتایا کہ چونکہ پاکستان میں کرونا کا جو ریڈکشن ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں زیادہ ہے، ڈیفینیٹلی جو انویسٹر ہیں وہ اس وقت پاکستان میں انویسٹ کرنا پسند کر رہے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں آپ کا فارن ایکسچینج جو ہے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ رہی بات جو اس وقت روپے کی قدر میں کمی کی، تو روپے کو آپ تب مستحکم رکھ سکتے ہیں جب ڈالر آپ کے اپنے ہوں، آپ کے پاس ایکسپورٹس کے ذریعے ڈالر آ رہے ہوں، آپ کے پاس ریمیٹنسز کے ذریعے آ رہے ہوں، آپ کے پاس جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ $12 جو ہے ان کو کیش کروا کے روپے کو اسٹیبل نہیں رکھ سکتا، اور یہ IMF کی رپورٹ بھی یہ کہتی ہے، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی کتاب میں بھی انہوں نے سب سے بڑی غلطی جو بتائی ہے پچھلے جو 6 سالوں میں ہوئی، انہوں نے یہی لکھا کہ اس میں روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی سہارا دینا جو تھا وہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہر سال حکومت $6 ارب جو ہے وہ مارکیٹ میں کیش کرتی تھی صرف اس وجہ سے کہ روپے کی قیمت کو مستحکم رکھا جا سکے۔ اب یہ جو ہم جتنے بھی انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں یہ غالباً ہم ناظرین کو کنفیوز کر رہے ہوں گے، کیونکہ اکانومی جو ہے یہ کبھی بھی زیرو سم گیم نہیں ہوتی ہے، اس میں آپ کو کچھ انڈیکیٹرز کو سہارا دینے کے لیے کچھ دوسرے انڈیکیٹرز کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ چاہیں تو اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو نیچے لے آئیں، چاہے تو آپ عابد صاحب وہی بات ہے نا کہ اگر عوام کو اس سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا تو عوام کا پھر اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی اس وقت عوام کو ریلیف دینے کے لیے، کیونکہ بہت اشد ضرورت ہے اس وقت عوام کو ریلیف کی، ریلیف دینے کے لیے حکومت کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے، اور جب وہ بہتر ہوں گے تو پھر ہم ایکچولی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گراؤنڈ پہ جو ہے وہ بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے یا لوگوں کو بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے کووڈ کے دوران آپ کو 3 چیزوں کی وارننگ دی گئی تھی، ایک تھی پینڈیمک، دوسرا تھا کہ عالمی کساد بازاری گلوبل ریسیشن آئے گی اور پوری دنیا میں اس میں امپیکٹ ہوگی اکانومی، اور تیسری تھی فوڈ کرائسس کہ غذا کا بحران پیدا ہوگا، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے غذا نہ ملنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان تینوں فرنٹس پہ پاکستان بہت سے ممالک سے بہت اچھی اکانومی سے بہت بہتر ہے۔ اگر آپ پینڈیمک کو دیکھتے ہیں تو وہ سچویشن اس وقت قدرے بہتر ہے دنیا کے باقی ممالک کے
मुकाबले में। अगर आप आलमी कसाद बाजारी को देखते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत से सोशल प्रोटेक्शन और बहुत से फिजिकल इंसेंटिव ना होने के बावजूद जो ही उसको रिलैक्स किया गया, तो आप देखिए कि आज सीमेंट की मांग में भी इजाफा हुआ, सरिये की मांग में इजाफा हुआ, टेक्सटाइल को ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए, गाड़ियों की तलब में इजाफा शुरू हो गया, जो एनर्जी है, एनर्जी की डिमांड एकदम से बढ़ गई। तो वो चीजें जो है, यानी इकोनॉमी में रेजिलियंस मौजूद है और इकोनॉमी आपकी चल रही है। ठीक है, ठीक है। ये जो इजाफे बताए हैं सिलेरी साहब आपने, मैं बिल्कुल यही जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब से भी। डॉक्टर साहब, ये जो अब कुछ बेहतरियां या कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स हमें नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि अगले आने वाले दिनों में आवाम के लिए कुछ बेहतरी की नवीद आप सुनाने की पोजीशन में हैं हमें? देखिए, हमारी तो दुआ यही है कि हमारा मुल्क के आवाम को फायदा हो। हम ये भूल रहे हैं कि स्टॉक जो IMF का प्रोग्राम जो है वो फरवरी से सस्पेंडेड है, अभी हम उसके कंट्रोल में नहीं है, अभी 3-4 हफ्तों के बाद जाने वाले हैं, तो उनके मुतालबात अभी तो सब कुछ आप खेल कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि अभी पिछले हफ्ते में ये कह रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, ट्वीट भी किया था प्राइम मिनिस्टर ने, तो अगस्त में फिर नीचे चली गई। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का कोई उसके अलावा कोई बेहतरी नहीं आई है, और करंट अकाउंट में बेहतरी इसलिए आई कि 17 अरब डॉलर की इम्पोर्ट इस हुकूमत ने कम कर दी, जिसमें मशीनरी भी थी। तो जब आपने इम्पोर्ट कम कर मईशत को चोक कर दिया, बेहतरी किसी इंडिकेटर में नहीं है। पाकिस्तान में सलाहियत है, ये मैं मानता हूँ, और कोरोना का जो कंट्रोल हमने किया है डेफिनेटली बेहतर है दूसरे मुल्कों से, इसको हम तस्लीम करते हैं। लेकिन इकोनॉमी में कोई बेहतरी आए या कोरोना के बाद देश मुल्कों में महंगाई कम हुई, हमारे मई बढ़ गई। मुझे आप बताइए, जब डिमांड कम हुई पाकिस्तान में मई के बाद जो बड़ी महंगाई, उसका था क्या मतलब था कि हुकूमत की पॉलिसीज, होल्डिंग, मुनाफेखोरी, NROs देना। भाई आपने कंस्ट्रक्शन को फिर एक NRO दे दिया, तो NRO से अगर आप मईशत ठीक चलाना चाहते हैं तो नहीं होगी, मईशत चलेगी मईशत के। और जैसे मैं एक जुमला ये कहना चाहता हूँ रिकॉर्ड पर, इस हुकूमत ने इक्तिसादी पैकेज में जो कुछ आवाम को दिया था उससे कहीं ज्यादा ले लिया है। इक्तिसादी पैकेज में जो कुछ आवाम को दिया था उससे कहीं ज्यादा ले लिया है। ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कर दी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आबिद क़य्यूम सिलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मईशत के हवाले से बात कर रहे थे कि एक्चुअली मईशत में आवाम के लिए ये जो खबर आ रही थी, आवाम के लिए उतनी कोई पॉजिटिव खबर नहीं है, ना ही उनकी जिंदगी पे इसका कोई खास डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो आने वाला है। लेकिन बहरहाल इस वक्त मईशत के लिए अगर हम कहें कि सबसे बड़ी तलवार क्या है, तो वो FATF की तलवार है जो कि हमारी मईशत के ऊपर इस वक्त लटक रही है। इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और यहाँ पर सबसे पहले आपको अब तक एक अहम खबर और बड़ी खबर देंगे, और वो ये है कि बतौर चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा काम करते रहेंगे, लेकिन मुआवन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात के ओहदे से वो मुस्ताफी हो चुके हैं। आपको बताएं कि खुद पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात की सख्ती से उन्होंने तरदीद भी की थी, लेकिन उसके बाद ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से सामने आया है कि वो मुआवन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात की जो पोस्ट है उनकी, उससे वो मुस्ताफी हो रहे हैं। साथ ये भी याद रहे कि वो बतौर चेयरमैन CPEC अथॉरिटी जो है वो काम करते रहेंगे। आसिम सलीम बाजवा अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं, जो ओहदा उनके पास मुआवन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात का था। प्रोग्राम में बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपके लिए पाकिस्तान के लिए इस वक्त अगर हम बात करें तो FATF से बड़ा शायद ही कोई चैलेंज हो। हुकूमत और अपोजिशन में FATF पर बदस्तूर डेडलॉक बरकरार है, जबकि इस्लामाबाद में इस वक्त हुकूमत इस मामले पर कानून साजी के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ है। वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामान का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुला सकते हैं, और इस इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म तमाम इत्तेहादियों से तवील मशवरे कर रहे हैं। हर कीमत पर पाकिस्तान के लिए कानून साजी करना जरूरी होगी। इस बेहद संजीदा मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक डेडलॉक नजर आ रहा है, बल्कि लफ्जी जंग जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद तेज होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ अपोजिशन और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक पेज पर करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन इस वक्त ये कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म भारत की जुबान बोल रहे हैं, सियासी तलखियां अरूज पर हैं और सियासत का पारा हाई है। वज़ीर-ए-आज़म खुद इस मामले की संजीदगी से आवाम को आगाह कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चंद रोज कबल एक इंटरव्यू में आवाम को इस कानून साजी की नाकामी की सूरत में भी आगाह किया था। कानून साजी की नाकामी हर तरह से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तबाही बन सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस इंटरव्यू में अपोजिशन पर इल्जाम भी लगाया था कि अपोजिशन इस मामले पर हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। से पहले सारी कौम को पता हो कि ये क्या करने जा रहे हैं। अगर जॉइंट सेशन में इन्होंने हमें डिफीट किया, जो इस मुल्क से फिर FATF की ब्लैक लिस्ट से होगा, ये सब जिम्मेदार होंगे। कौम को पता होना चाहिए कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क को किधर। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन
अपोजिशन FATF की कानून साजी के मामले पर इंतहाई पोजीशन ले चुके हैं। अगर ये मामला पाकिस्तान के लिए इतना संजीदा है तो फिर सियासतदानों को भी पाकिस्तान के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, और सियासतदानों के लिए ये इतना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। हमने सियासतदानों को पहले भी देखा कि वो अपने तुंद तेज बयानात के बावजूद इख्तलाफात भुलाते रहे और इख्तलाफात भुलाकर हाथ मिलाते रहे हैं। कल हमें ऑपोजिशन की एक मुलाकात में ये मनाजिर अभी रिसेंटली दिखाई दे, यानी कल की बात है, वो मुखालफिन जो एक दूसरे पर खूब बरसते थे हाथ मिलाकर इकट्ठे बैठकर। आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप डब्बा पीर का जुब्बा पहन के आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। सुन लो सरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। ऑपोजिशन ही नहीं, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो यू टर्न को सियासी इस्तेहकाक समझते हैं, वो भी माजी में जिन पर जुमले कसते थे वो इन्हीं मुखालिफिन से आज इत्तेहाद कर चुके हैं। कुछ तो उन्हीं की पार्टी का हिस्सा भी बन चुके हैं और आज इनकी काबीना के अहम तरीन वज़रा भी हैं। अवाम आपके छोटे भाई से निजात पाना चाहते हैं। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ तो नवाज से भी ज्यादा जुल्म करता है। शहबाज शरीफ तो किसी आमिर से भी ज्यादा जुल्म करता है। शहबाज शरीफ की सियासत जुल्म की सियासत है। सारी पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें इसी चौक के ऊपर उल्टा लटका। के मामले पर तमाम सियासी काबिरीन को अपने एतराजात, खदशात और तनाजात को पसे-पुश डालकर जाती मफादात की बजाय कौमी मफादात पर फैसला अब करना ही होगा। इसी मामले पर बिल्कुल हम बात करेंगे, और इससे पहले जो कि एक अहम डेवलपमेंट हमने आपसे शेयर की थी, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आसिम सलीम बाजवा जो हैं वो मुआविन खसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं, लेकिन वो बतौर चेयरमैन CPAC अथॉरिटी जो हैं वो काम करते रहेंगे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सरबराह फिल्डाट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। अहमद बिलाल साहब, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो FATF के हवाले से बात करते करते ही बीच में आई, और वो ये थी कि आसिम सलीम बाजवा जो हैं वो मुस्ताफी हो चुके हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को, उनके इस फैसले को? देखिए, अभी बाजवा साहब के मुस्ताफी होने की वजूहात तो मेरे सामने नहीं आई। जब वो सामने आएंगी तो पूरी तफसीलात पे गौर करने के बाद ही कोई राय कायम की जा सकती है। अभी उन्होंने अपने इल्जामात जो उनके ऊपर लगाए गए थे उनको मेरे ख्याल में बड़ी कामयाबी से डिफेंड किया है, उनकी वजाहत पेश की है। तो उसके बाद उनका इस्तीफा जो है वो मेरे लिए कुछ हैरान कौन सी बात है कि जब वो अपने आप को बड़ा कामयाबी से डिफेंड कर रहे थे तो फिर ये इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। तो अभी जब वो तफसीलात पेश करेंगे और उस पर कुछ गौर करने का मौका मिलेगा तो फिर ही कुछ कहा जा सकता है। ये भारत, आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका तज्जिया वक्त के साथ करना पड़ेगा। ठीक है। नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, न्यू न्यूज़ को हेड करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मुझे ये बताएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि आपसे कुछ देर पहले खुद पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात की सख्ती से तरदीद उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं तरदीद करता हूं सख्ती से। दूसरी तरफ ये इस्तीफा सामने आ जाता है। क्या सूरत हाल बनने जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए आशा, पहली बात तो यह है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपने ऊपर तमाम इल्जामात की 1 by 1 वजाहत की है। दूसरा, उन्होंने बड़ी वजाहत से ये बताया कि 2002 में अमेरिका में जो कारोबार शुरू हुआ, यकीनी बात है उस वक्त जनरल आसिम सलीम बाजवा किसी ऐसी पोजीशन पर नहीं थे जिसमें ये कहा जा सके कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए उसमें कुछ सदाकत हो सकती है। फिर दूसरा, उन्होंने जो कारोबार की तफसीलात दी हैं, बैंक लोन, उसमें जितने लोग उनके साथ शामिल रहे, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये कल्चर बन गया है कि कोई अगर बिजनेस भी करे, जैसा कि उनके भाई बिजनेस करते थे, फिर उनका अपना एक खानदानी बैकग्राउंड है। जो लोग रहीम यार खान की उनके इलाके से वाकिफ है, उनके वालिद साहब की एक शख्सियत थी, वो डॉक्टर थे उस इलाके में, उनके बड़े खिदमात थी वहाँ इंसानियत के लिए और बड़े उनके प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे किए। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जब इल्जामात लगते हैं तो उसमें ये जरूर देखा जाना चाहिए कि अगर किसी शख्स की अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसके भाई या दीगर जो लोग उनके साथ कारोबार में हैं वो लोग कौन हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक कल्चर बना है पिछले कुछ अरसे से कि हम समझते हैं कोई भी कारोबारी शख्सियत या कोई कारोबार करने वाला आदमी हम उसको एक ही पड़े में रख के एक ही सांचे के साथ देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये जरूरी भी था। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बड़ी वजाहत के साथ
सारी डिटेल्स बता दी हैं जो जो उन पर इल्जाम लगे, और कोई उन्होंने किसी चीज से भी ऐसा नहीं किया कि किसी चीज को छुपाया जाए। 1 बाई 1 करके उन्होंने तमाम इल्जाम की तरतीब भी की है और वाजे किया है कि ये कारोबार क्या है, किस नवीयत का है, कौन कौन से इसमें शेयर होल्डर्स हैं, कब शुरू हुआ और आज इस कारोबार की नवीयत क्या हो सकती है। जो बात है उनके इस्तीफा देने की, आसिम सलीम बाजवा साहब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके यहाँ CPEC अथॉरिटी की चेयरमैन है, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर भी है, और उनका एक्सपीरियंस भी है बलूचिस्तान में रहने के हवाले से। फिर सारे शुरू से जब से ये CPEC का काम शुरू हुआ वो इसको लुक आफ्टर करते आ रहे थे, तो मैं समझता हूँ एक बड़ी अहम जिम्मेदारी उनके पास है। और अगर ये देखा जाए कि इत्तलात के मामले खसूसी के हवाले से, तो मेरे ख्याल में जो तवक्को की जा रही थी शायद उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इत्तलात और हुकूमत की खास तौर पर प्रमोशन और हुकूमत जिस सूरत हाल से दो चार, हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस एक बड़ा इशू है। इन हालात में शायद मामले खसूसी बराए इत्तलात जो है जरा बड़ा मुश्किल काम भी है, एक फुल फ्लेज काम भी है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद ये रिलेट दोनों चीजें इकट्ठी कर गई हैं, एक उनके ऊपर इल्जाम लगे, उनकी उन वजाहत की और उससे अलग हो गए, और दूसरा उन्होंने इसलिए भी ये मुनासिब समझा होगा क्योंकि मीडिया पे उन पे इल्जाम लगे हैं, तो ये तस्वर किया जाएगा कि आसिम सलीम बाजवा क्योंकि मीडिया को देखते हैं, मीडिया मामलात को देखते हैं, हुकूमत को शायद कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मीडिया को इस हवाले से कि उनकी जो किरदार कुशी की गई उसके हवाले से। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा डिसीजन है, अगरचे उनकी अपनी मसरूफियत बहुत ज्यादा है CPEC के हवाले से, लेकिन उन्होंने एज ए मामले खसूसी बराए इत्तलात से हट के ये साबित किया है कि वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, बल्कि उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं उसका तरतीब भी करना चाहते हैं, उसके जवाब। बिल्कुल, वो मलिक साहब उनकी जो इस्तीफे के बाद जो उनके बयानात हैं वो भी हमारे सामने आना शुरू हो गए। वो कह रहे हैं कि CPEC के ऊपर वो पूरी तवज्जो देना चाहते थे, जिसकी वजह से वो मुस्ताफी हो रहे हैं, और दूसरा जो मामला है वो कह रहे हैं कि कौन से पैसे किस जगह से कहां गए, मुकम्मल 100% दस्तावेजात मौजूद हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ हर चीज को बयान कर दिया है। और जैसे कि पहले मैंने कहा कि पहले कि इस मामले खसूसी बराए इत्तलात से उनका अलग होना भी ये एक गुडविल जेस्चर है इस लिहाज से, अगर वो मीडिया के मामलात को देखते हैं हुकूमत की तरफ से, तो कल ये भी इल्जाम लगेगा कि अगर मीडिया में उन्होंने अपनी सारी वजाहत दे दी है तो शायद उनको सपोर्ट हासिल है हुकूमत की, इसलिए उन्होंने उस ओहदे से भी अलग का ऐलान कर दिया कि मैं उस ओहदे पे नहीं रहना चाहता। इसलिए अगर कोई भी उनसे सवाल पूछे उसका जवाब भी देने को तैयार है, जैसा कि आज उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ अपने तमाम कारोबार, अपने भाइयों के और अहले खाना के तमाम मसासों की तफसीलात से मीडिया को आगाह कर दिया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक बार फिर से मैं अहमद बिलाल महबूब साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। अहमद साहब, एक दूसरा मामला जो मनी लॉन्ड्रिंग से, फाइनेंशियल इश्यूज के हवाले से रिलेटेड है, FATF की एक तलवार हमारे सर पर लटक रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। एक तरफ भारत और ऑपोजिशन एक पेज पर है, हुकूमत का ये दावा है, तो दूसरी तरफ हसन इकबाल ये कहते हैं कि भारत की जुबान हुकूमत बोल रही है। मुझे ये बताएगा कि कानून साजी ना हो सके तो दुश्मन तो अपना हदफ हासिल कर लेगा, क्या करने की जरूरत है इस वक्त? देखिए, ये देखने की ज़रूरत है कि बहुत से कवानीन ऐसे हैं, अब सिर्फ एक पे आके बात अटक गई है, लेकिन इससे पहले तकरीबन 10 के करीब ऐसे कवानीन हैं जो अपोजिशन और हुकूमत के साथ इत्तफाक के राय से पास हो चुके हैं कौमी असम्बली से, और वो सेनेट से भी पास हो जाएंगे, हो चुके हैं। तो सिर्फ एक कानून के ऊपर बात आके अटक गई है, और उसके अंदर वजह यह है कि वो अपोजिशन ये समझती है कि उसकी कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जो बुनियादी हकूक से बहुत मुतसादिम है। तो मेरे ख्याल इसमें करने की ज़रूरत तो यही है कि दोनों इकट्ठे बैठ के आपस में जिस तरह से बाकी 10 कवानीन के मामले को हल कर लिया है, इसको भी हल कर ले। और आखिर में फिर वहाँ पे तो इख्तलाफ ज़रा कुछ ज़ाती नौयत का हो गया था कि सेनेट के अंदर कायदे ऐवान की किसी बात से दिल आज़ारी हुई अपोजिशन की, और उन्होंने कहा कि अल्फाज वापस ले, वो भी डट गए कि वो अल्फाज वापस नहीं लेंगे। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें कौमी सतह के काम में आड़े नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल में बजाय इसके इस बात का रिस्क लिया जाए कि जॉइंट सेशन के अंदर ये कानून डिफीट हो जाए और ये पास ना हो सके, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को बैठना चाहिए। इन दोनों के अंदर मैच्योर लोग मौजूद हैं और उनकी साथ आपस पे रिजॉल्व करके वो कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं जिससे कानून FATF के मुतालबात भी पूरा कर लेगा और फिर ये अपोजिशन के जो कंसर्न्स है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये बातचीत के बगैर
یعنی اس ایشو کے اوپر کنسنسس جو ہے وہ ہونا ناگزیر ہے. جو میوچل کنسنسس والی گراؤنڈز ہیں ان کو ڈھونڈا جا سکتا ہے, ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, بیکاز یہ پاکستان کے لیے بہت اہم اور بڑا معاملہ ہے. چھوٹا سا مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپوزیشن اور حکومت کے اختلافات نہیں ہوتے, بلکہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اندر آپس میں بھی لوگوں کے اختلافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے پنجاب حکومت کے حوالے سے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کے اوپر کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے. انہوں نے چوٹ کی ہے جی پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ کا ویژن ہے اس کے اوپر جو انہوں نے چوٹ کیا. اب اس کا جواب پنجاب حکومت کیا دیتی ہے, چوہان صاحب اس کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے ہمارے. پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر آج کوئی اور نہیں خود فواد چودھری نے تنقید کی ہے اور پنجاب حکومت کو ویژن لیس قرار دیا ہے. فواد چودھری پہلی بار پنجاب حکومت اور عثمان بزدار پر تنقید نہیں کر رہے, بلکہ کئی بار وہ اس حوالے سے تنقید کر چکے ہیں. آج انہوں نے پنجاب حکومت کے بارے میں کیا کہا, دیکھیے ذرا. اگر ہم وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی 2 سال میں کارکردگی پر بات کریں تو پنجاب میں گورننس کا بحران اور ان کے فیصلوں کے تنازعات سامنے آتے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کمزوریاں نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو شراب لائسنس پر نیب کی تفتیش کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن بہرحال یہ جو ڈیولپمنٹ ویژن والی بات ہے یہ ایک مختلف قسم کی بات ہے اور یہ حکومت کے اپنے ہی بندے کا اس طرح کی بات کرنا بہت سے سوالوں کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے. بہرحال اسی تمام موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور اسی یہ جو ایلیگیشن ہے اس کا جواب دینے کے لیے فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے. بہت شکریہ چوہان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. فواد چودھری صاحب نے آج پھر سے جو ہے وہ گفتگو کی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی جو ہے اس کو چارٹ شیٹ کی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ عثمان بزدار کی حکومت کا کوئی ترقیاتی ویژن نہیں ہے, یہ کہاں ہے انہیں, کیوں خوش نہیں ہے فواد چودھری صاحب آپ لوگوں کی کارکردگی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فواد چودھری صاحب کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے, انہیں جو ہے نا پنجاب حکومت کی پرفارمنس نظر نہیں آتی, نہ سمجھ آتی ہے. ان کے حالات جو ہے نا وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. اگر تو جو ہے نا ان کو یہ سمجھانا پڑے کہ سردار عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس کیا ہے, اگر ان کو یہ سمجھانا پڑے کہ 2 سالوں میں پنجاب حکومت نے کیا کیا ہے, مخالفین کو سمجھ آ گیا ہے. کل ہم نے سارے جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس اور تجربہ کار صحافی, جرنلسٹ, اینکرز بلائے ہوئے تھے, ان ساروں کو سمجھ آ گیا کہ 2 سالوں میں خاموشی کے ساتھ کتنے بہتر طریقے سے ہر فیلڈ کے اندر, ہر شعبے کے اندر صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جو ہے وہ پرفارم کیا ہے. لیکن اگر فواد چودھری صاحب کو سمجھ نہ آئے تو اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں, اللہ پاک ان کا جنا بھلا کرے. باقی پھر مجھے آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی منسٹری تو بڑا زبردست کام کر رہی ہے, وہ تو منشیات سے دوائیاں بنانے لگے ہیں اور آپ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پنجاب حکومت کے حوالے سے, ان کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے یا عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ان کے دماغ میں کوئی خناس ہے, کوئی پرابلم ہے. ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ 1250 ارب روپے کا مقروض صوبہ جو عثمان بزدار صاحب کے حوالے کیا گیا, سارے کے سارے ادارے تباہ حال جناب حالت میں جو ہے عثمان بزدار صاحب کے حوالے کیے گئے. اس پنجاب صوبے کے اندر پہلے 2 سالوں کے اندر 10 کے قریب ہسپتال بننا شروع ہو گئے, بڑے بڑے میگا جناب ہاسپٹلس. تقریباً 10 سے زائد جو ہے وہ یونیورسٹیز بننا شروع ہو گئیں. تقریباً 50 لاکھ خاندان کے جو 2.5-3 کروڑ افراد 2-2.5-3 کروڑ افراد بنتے ہیں, ان کو جناب 7.25 لاکھ کی مالیت کا بہترین ہیلتھ انشورنس کارڈ مل گیا. چوہان صاحب یہ سب کمپلیٹ ہے کیا؟ کیونکہ جن مسائل کی انہوں نے نشاندہی کی, اگر معاملات واقعی ایسے ہیں تو پھر تو تنقید کرنا شاید